मैं अपनी 70 साल की ना देख पाने वाली मुँह को लेकर डॉक्टर के पास गई। मेरी मुँह थी और बता कि मूर्तियों को 20 साल बीत चुके थे। किसी ने मेरी मुँह के अंदरपन का फ़ायदा उठाकर उनके साथ घिनौना अपराध किया। जब मैं उस सच तक पहुंची तो अपराधी के बारे में जानकर दंग रह गई। डॉक्टर के पास बैठी कभी मैं डॉक्टर के चेहरे को देख रही थी और कभी बाहर बैठी अपनी मुँह को। मेरे लिए ये सच मानना बहुत मुश्किल था और मेरे कान जो सुन रहे थे ये बहुत डरावना था। मेरा सर चकराने लगा और मेरा दिल जोर जोर के धड़कने लगा। मैं अपने होश को होने लगी और मेरे चेहरे से पसीने की बूंदें गिरने लगी। मैंने डॉक्टर से रिपोर्ट ली और बाहर लिखकर मुँह का हाथ पकड़कर क्लिनिक से बाहर हो गई। पिछले कुछ दिनों से मुँह की तबीयत ठीक नहीं थी। जो भी खाती इन्हीं उल्टी जैसा महसूस होता। मुझे लगा कि उनका पांचर तंग खराब हो गया है और इन्हीं बाज के कलीन निकलेंगी, लेकिन डॉक्टर ने जो बताया उसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। डॉक्टर ने मुझे अकेले में बुला कर कहा अब की मुँह घर बत्ती है। ये सुनकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मुँह के साथ ऐसा कौन कर सकता था। मेरे घर में केवल तीन पुरुष थे, मेरा पति, मेरे ससुर और मेरा देवर। में ससुराल में क्यूल रखती थी और मेरी मुँह भी मेरे साथ रहती थी। उनके पास मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। पिताजी के गुजरने के बाद इन्होंने मुझे बड़ी मुश्किलों से पाला और मेरी शादी करवाई। मेरे पति ने मेरी मुँह को घर में रखने की इजाज़त दी थी। अब मेरे दिमाग में यही सवाल घूम रहा था कि मेरी मुँह के साथ ये घिनौनी हरकत किसने की। जब मैं किचन में काम कर रही होती थी तो वो किचन पे रखी टेबल पे बैठ जाती और मेरे साथ बातें करती होती और पूरा दिन घर पर मेरे ना पति होते थे और ना मेरे देवर और ना सासर। और नमाज के वक्त वो मस्जिद चले जाते थे और कभी कभी बाहर अपने दोस्तों के पास चले जाते थे और रात को इशा के बाद ही वापस आते थे। और मेरी बत्ती मुँह थका ध्यान साल पहले ही हो चुका था। मेरे साथ सुवर ने दूसरी शादी नहीं की थी। देवर भी मेरी मुँह की बहुत इज्जत करता था। ना इसने कभी मुझसे बेतकल्लफ होने की कोशिश की और ना ही मेरी मुँह के को सलाम के अलावा कभी उसने कोई और बात की। मेरे पता को मरे हुए साल हो चुका था और मेरी मुँह ने कभी मेरे लिए दूसरी शादी नहीं की ताकि दूसरा पति उनके अंधेपन का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। और आज जो कुछ किसी ने मेरी मुँह के साथ किया था वो मेरी आत्मा को तड़पा रहा था। अब्बू के मरने के बाद मेरे रिश्ते तो बहुत इतने थे पर मैंने यही शर्त रखी थी कि मेरी मुँह को जो अपने साथ रखेगा। वो अंधी थी और मैं उनकी देखभाल करती थी कि अल्लाह उनको घर भी नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए मेरा अभी तक रिश्ता भी नहीं हुआ था, क्योंकि जिस घर में भी लड़के की मुँह होती वो ये कैसे सहन कर सकती थी कि इसके घर में बहू के साथ उसकी मुँह भी रहने लगी। इसलिए जो लोग इस शर्त पर शादी के लिए राजी हुए उनके घर में कोई औरत नहीं थी। इसलिए जब मैं रुखसत होकर पहुंची तो मुँह के लिए एक अलग कमरा मौजूद था। मेरे पति मेरी मुँह की बहुत इज्जत करते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे और ऐसा कुछ भी नज़र नहीं लिख रहा था कि मैं इन पर शक करती। लेकिन रिपोर्ट मेरे हाथ में थी, वो मुझे कुछ और ही समझा रही थी। ना चाहते हुए भी मेरी सोच अपने घर में मौजूद मर्दों की तरफ जाने लगे और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। और मेरा पति बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी मुँह के साथ जो हवा अगर मैं ससुराल में पूछती तो मेरी मुँह के साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया जाता है। मैं बहुत परेशान थी। जब घर पहुंची तो मुँह को भी कुछ नहीं बताया। तूने जैसे ही खबर सुनाती तो शायद उनका बीपी हाई हो जाता। मेरा दिमाग बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। किस पर शक करती, कौन था जो ऐसी घिनौनी हरकत कर रहा था। घर पर पहुंचकर चकराते हुए सर पर साथ में अपनी मुँह के साथ ही उनके कमरे में जाकर बैठ गई। क्या बात है बेटा, कम से टिप हो घर बैठी हो क्या कहा डॉक्टर ने। मुँह ने मुझसे पूछ, क्योंकि मैं बहुत बतूनी लड़की थी, हर वक्त बातें करती रहती थी, लेकिन आज तो जैसे ही मेरी बोलती ही बंद हो गई हो। हम कुछ नहीं मुँह, डॉक्टर ने दुआ दी है, अब ठीक हो जाओगे। ये कहकर मुँह को मैंने बेड पर लगा दिया और कहा मुँह आप आराम करो। और मैं खुद किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। मेरा ध्यान लगातार अपनी मुँह की तरफ था, क्योंकि वो आँखों से तो नहीं देख सकती थी लेकिन महसूस तो कर सकती थी। ना कोई तो है ना जो उनके करीब होता है। कौन हो सकता है? मेरा देवर, जो मेरा ससुर। मेरा दिमाग बुरी तरह चकराने लगा। मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। क्या करूं, किससे बात करूं? बत्ती अपने पता और भाई के बारे में कभी भी ऐसी बात सुनना पसंद नहीं करेगा। और पति अफस से इतने हुए मेरे लिए फौर और गुजरा लेके आए और मैं खल के मुस्कुरा भी ना सकी। मैं जिस मुसीबत से गुजर रही थी वो मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। और मेरे बदी मुझे चुप देखकर मेरे साथ कुछ बात करने लगे। किया हवा चुप क्यों हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? में किया जवाब देती। मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है। कहने लगे खाना खा लो फिर दवा ले लेना। मैं सोच रहा था कि खाना खाने के बाद लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम्हें आराम करो। मैं खाना खाकर अपने कमरे में हो गई और मम्मी की रिपोर्ट अलमारी में छुपा दी। मैंने जानना चाहती थी कि मम्मी के कमरे में उता कौन है। और मैं रात को जब फरूख आया तो उनसे कहने लगी कि मैं आज मम्मी के कमरे में उनके साथ सोऊंगी, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है।
मेरी बात सुनकर इन्होंने एतराज़ नहीं किया। फारूक बहुत अच्छे इंसान थे। इन्होंने कहा कि तुम्हारी मुँह ठीक नहीं है, जाओ तुम उनके कमरे में उनका ख्याल रखो। वो बहुत अच्छे इंसान थे, कभी किसी बात से मुझे रोकता नहीं थे और मैं मम्मी के कमरे में जाकर उनके साथ लेट गई, लेकिन मम्मी नींद में हड़बड़ा रही थी। सुनकर मेरे दो होश उड़ गए। इसका मतलब है कोई रात को उनके कमरे में होता है। मैं रात भर सो नहीं पाई, यही सोचती रही और ना ही इस रात को कमरे में आया था। मैं सुबह उठी और फारूक और मेरे देवर नाश्ता करके दोनों अपने अपने काम पे निकल गए और मेरे ससुर भी अपने कमरे में चले गए। तो मैं मम्मी को अपने कमरे में अपने साथ ले आई और उनसे पूछा कि रात को उनके कमरे में कौन होता है। जो कुछ इन्होंने बताया मेरे होश आने के लिए काफ़ी था। मुझे शक तो पहले अपने ससुर पर भी हुआ था, क्योंकि खैर में हर वक्त मौजूद वो भी होते हैं, लेकिन फिर क्या हाल है कि वो तो 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ते हैं। और फिर शक मुझे अपने देवर पर भी हुआ, ये रात भर जागता रहता और उसके कमरे से टेलीविज़न की आवाज़ें भी होती थी। और एक दिन वो मुझे कहने लगा कि अब अपनी माँ की तरह बहुत खूबसूरत है, अपनी माँ की भी बड़ी बहन लगती हो। ये बात उसने शादी के शुरू के दिनों में मुझे कही थी, लेकिन मैंने हंस के टाल दी थी। लेकिन अब जहन में इतने ही मेरे अंदर ऐसी उग लग गई थी जो नाकाबिल बर्दाश्त थी। कोई मेरी माँ को बेहोश करके उनके साथ गना नहीं हरकत किया करता था, लेकिन जना काबिल बर्दाश्त का शर्म नहीं थी उस शख्स को जो मेरी माँ के साथ ऐसा काम करता है, जो बेचारी ना देख सकती थी और बीमार थी। ये गंदी और निहाती औरत के साथ इतनी गनूनी हरकत करता है। मैं आवाज़ नहीं उठा सकती थी, अगर मैं आवाज़ उठाती तो तलाक का दाग मुझे मिल जाता है। फारूक लोग अच्छे से ही, लेकिन अपने पता के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनेंगे और ना ही मानेंगे। तो मेरे ससुर भी मेरी माँ को बहन जी कहकर बुलाते थे और मेरे सामने कभी इन्होंने बुरी नज़र से नहीं देखा, लेकिन जो कुछ वो शराफत की उर्मी कर रहे थे वो बहुत घटिया काम था। एक दफ़ा वो बाजार से फल लेकर आई तो 1 किलो अलग से मुझे पकड़ाया कि ये अपनी माँ को दे देना, वो बहुत कमज़ोर होती जा रही है, शायद तुम लोग झिझक की वजह से इसके लिए कुछ मंगवाता नहीं हो और ये सेब इन्हीं दे देना। उस वक्त भी मुझे यही लगा कि वो उनका ख्याल कर रहे हैं। रात मेरी अनक खली तो फारूक कमरे में नहीं थे और फिर वो गए कमरे में, तो मैंने उनसे पूछा अब कहाँ गए थे, तो कहने लगे मुझे सरगट पीने की आदत है, रात जब बाबा गहरी नींद में सो जाते हैं तो फरूख अनगन में जाकर सरगट पीते हैं, क्योंकि गिर अब्बा को सिगरेट की बो लिफ जाती है तो वो तरन डानती हैं। तो मैं मुस्कुरा कर कहने लगी कि वो तो आपके फ़ायदे की ही बात करते हैं, लेकिन जो आम बातें हर घर में होती हैं वो भी मुझे शक की लगने लगी थी। लेकिन मुझे तो हर हाल में मुजरिम तक पहुंचना था। ये सब का सोच सोच कर मेरा दिमाग नहीं लग गया था, क्योंकि साबिका असर मेरी शादीशुदा ज़िंदगी पर भी पड़ रहा था। मुमकिन था कि मेरा घर भी ख़राब हो जाता। मेरी माँ इस उम्र में बहुत तकलीफ़ रह रही थी। मेरे लिए ये दूसरी तकलीफ़ थी कि ये सब मैं अपनी माँ को कैसे बताऊँ। जो मैं डॉक्टर से सुनकर आई थी मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, ना बताती तो ये बात कब तक छुपाऊंगी। तो बहुत मैं बेशक चुप थी, लेकिन अंदर से जिस दर्द और तकलीफ से मैं गुजर रही थी वो मैं ही जानती थी। मैं रोज़ फारूक से बहाना बनाती ये मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे उनके पास होना है और मुझे उस शख्स का इंतज़ार होता जो मेरी माँ के साथ इतना बुरा भला किया था। कुछ दिन तो फारूक चुप रहे, लेकिन इसके बाद इन्होंने मुझसे कुछ भी कहना बंद कर दिया, मुझसे उखड़े उड़े रहने लगे। उनकी नज़रों में मेरे लिए शख्स साफ नज़र अलिफ रहा था। हमारी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। वो मुझसे दूर सारा दिन दफ्तर में रहते तो रात को कुछ वक्त मेरे साथ बताना चाहते थे, लेकिन मैं कुछ जिस परेशानी का शिकार थी मुझे फारूक की इस चाहत का भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। अंदर में काम करना भी भूलने लगी और रात को फारूक के कपड़े इस्त्री करना भी भूल गई। सुबह जब दफ्तर जाना तो वो खुद ही अपने कपड़े प्रेस करता और मुझसे और ज़्यादा नाराज़ हो गया। जब मैंने कपड़े इस्त्री करने का पूछा तो मेरी तरफ घूमकर गुस्से से बोलने लगी कि तुम सिर्फ अपनी माँ का ख्याल ही किया करो, ये तो सिर्फ वही ही तुम्हारे लिए इस घर में। वो उस वक्त इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। मैं नाश्ता भी नहीं किया और दफ्तर चले गए। मैं अपनी माँ की वजह से परेशान थी और इस पर फरोख्त का रवैया देखकर दिल टूट सा गया और मैं अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। रात को फारूक का मूड बहुत ख़राब था, इसलिए माँ के कमरे में जाने की इजाज़त नहीं मांगी और मैं फारूक से पहले ही माफ़ी मांग चुकी थी। लेकिन अब माफ़ी मांगी तो वो कहने लगे कि तुम्हें पता है पूरा दिन मैं तुमसे दूर रहता हूँ और फिर भी तुम मुझसे बात नहीं करती, और फिर जल्दी मान भी गए। लेकिन अगली सुबह माँ कहने लगी कि जब रात तुम मेरे पास क्यों नहीं सोई, जब तुम नहीं थी तो वो होता है और वो रात बहुत तकलीफ़दह होती है मेरे लिए। मेरी माँ मेरे साथ लग के रोने लगी और मेरा दिल घट सा गया था और मेरे भी आंसू बहने लगे। कौन था जो ये सब कर रहा था? मेरा इस शहर में कोई और रिश्तेदार भी नहीं था कि जिस पर भरोसा करके मैं अपनी माँ को उसके घर छोड़ सकती, और अगर वो देख सकती होती तो तब भी मैं उनकी रहाइश का कोई अलग बंदोबस्त कर देती है। इन्हीं तो वाशरूम तक भी मैं लेके जाती। वो तो एक माजूर औरत थी और अभी मैं उसी सोच में गुम थी कि मुझे माँ के घर बनाने की ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनी। खाना
खाने और बराबर में देखा तो फारूक भी कमरे में नहीं था। तो फिर मैं उठी और मुँह के कमरे में गई तो वहाँ पर मेरा देवर मौजूद था और मेरी मुँह जला रही थी और दाएं बाएं हाथ हिला रही थी जैसे किसी से अपने आप छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ और कह रही थी कि मुझसे दूर रहो। मेरा देवर मुँह के बीच से थोड़ी ही दूरी फिर खाता और मुझे ना समझी नजरों से देख रहा था और मुझे उसे अपनी मुँह के कमरे में देखकर डर लगने लगा। मैंने इसे गिरेबान से पकड़कर मुँह के कमरे से बाहर निकाल दिया और मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी मुँह के साथ इस घटिया हरकत करते हुए? और इसकी तो रंगत ही उड़ गई और वो कहने लगा, भाभी क्या बोल रही है? मैं तो आपकी मुँह की चीखने की आवाज़ सुनकर उनके कमरे में आया हूँ। मैंने बोला, तुम झूठ बोल रही हो, तुम रोज़ ही मेरी मुँह के कमरे में आते हो और इन्हें गौस का निशाना बनाते हो। मेरे जियो बिगाड़ बर और मेरे पति दोनों इधर पहुँच गए और मेरा देवर अपना गिरेबान चढ़ा रहा था। मेरा बत्ती भी मेरे पास लिख कर खड़ा हो गया और मेरा देवर कहने लगा कि आपकी मुँह मेरी मुँह जैसी है, आपको शर्म नहीं आती? ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए मैं तो सो रहा था। आपकी मुँह के चिका की आवाज़ें सुनकर उनके कमरे में आया मेरे बदी ने मेरे हाथ से देवर का गिरेबान चढ़ाया और कहने लगे, तुमने आधी रात को ये किया तमाशा लगाया है, मुझ पर बरस पड़े इस पे हर तुम ठीक रही हो, पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे हमारे बारे में? मैंने उनकी बात का ध्यान ना दिया। मैंने कहा, ये अच्छा इंसान नहीं है, रोज़ मेरी मुँह को रात को बेहोश करके। अभी मेरी बात यहाँ पर ही पहुँची थी कि इन्होंने मेरे मुँह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया और मैं दूर जाकर गिरी। और फ़ारूक ने कहा, किया कि रही हो तुम, किया जो तुम कहोगी वही मैं मानूंगा, तुम होती कौन हो? मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाने वाली मेरे से रिश्ते भी ज़्यादा गुस्से में थे और बोले, हमने उसकी मुँह को बेसहारा समझकर बहन बनाकर अपने घर में रखा है और ये हमारे ही बेटे पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है। अगर वही हुआ जिसका मुझे डर था, मेरा घर टूट रहा था। और फारूक ने कहा, तुम्हारी मुँह इस घर में नहीं रख सकती। फारूक ने कहा, मैं तुम्हारी मुँह का अलहदा रहने का बंदोबस्त कर देता हूँ। मैं पहले ही मुँह की वजह से परेशान थी और अपने घर तो पहले ही किराए पर दिया हुआ था और इतनी जल्दी तो वो खाली भी नहीं होगा। मैं इतनी परेशान थी कि चक्कर खाकर गिर पड़ी और जब मुझे होश आया तो फ़र्क मेरे पास खड़े थे, परेशान और गुस्से वाला मुँह बनाया हुआ है। डॉक्टर फारूक को मेरे पास मेरा ख्याल रखने का कह रहे थे और मुझे ड्रिप लगी हुई थी और रोग बिल्कुल अब चुप खड़े थे। ख़त्म होने के बाद वो मुझे घर ले आए और कमरे में मेरे साथ मेरे सामने बैठ गए और मैंने कहा कि जो घटिया इल्ज़ाम मैंने अरमान पर लगाया है अगर गलत है तो मुझे इसका सबूत दे, अगर वो बेगुनाह है तो मुझे मानना होगा, लेकिन अगर अब में कोई भी गुनहगार निकला तो बताएंगे, इसको क्या सज़ा मिलेगी? फारूक लहजा नरम हो गया और वो कहने लगा कि अगर गुनहगार हम में से कोई निकला तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद दी नेशनल असेंबली की रिपोर्ट मेरे सामने थी। जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मेरे होश उड़ गए, लेकिन वो तीनों बेगुनाह थे और मैं सोचती कि रिपोर्ट शायद इन्होंने गलत बनवाई हूँ, लेकिन फारूक ने मुझे इस लैब में ले जाकर टेस्ट करवाया था जो एक मशहूर लैब थी। अब मैं इसे शो पानी में थी और फारूक ने एक मेरी मुँह के कमरे में कैमरा लगवा दिया था। कुछ थी दिनों में जैसे ही एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ तो फारूक ने उसे पकड़ लिया। इसके चेहरे पर माकस था, वो हमारी गली का एक वकील था और अम्मी के कमरे की खिड़की पिछली गली में खलती थी। अम्मी को नशीनी दवा सिंघाकर उनके साथ ये जुल्म करता था। फारूक ने फौरा ही उसे पुलिस के हवाले कर दिया और मैंने साथ जाकर अपनी मुँह की दी नेशनल असेंबली रिपोर्ट भी बनवाई थी। मैंने सोचा कि हर इंसान भी गलत नहीं होता और घर वालों के मशवरे और अम्मी की रजामंदी से मैंने उनको अस्पताल ले जाकर उनका वहाँ भी मिसकैरेज करवा दिया, क्योंकि इस बात में मेरी अम्मी की